हाय एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जेईई मेन का एग्ज़ाम जो है उसमें अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम्स में से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो वो हमारे लिए एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हमारा जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है उसमें कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो एनालिसिस आपके सामने पेश की जा रही है, एनालिसिस जो आपको दिख रहा है, ये एनालिसिस लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए इस एनालिसिस को किया गया है और उसी के बेसिस पे हम लोग इसको शूट कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है हमें उस एग्ज़ाम को समझने की, कि वो उस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का उसका सिलेबस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है उसमें फिज़िक्स के पोर्शन से किस यूनिट का कितना वेटेज होता है। तो बात करते हैं हम लोग, चलिए इसी के बारे में आगे देखते हैं हम। तो हमारे पास दिख रहा है वेटेज, जो दिख रहा है यूनिट वाइज की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट वाइज में सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिक्स का पार्ट। ये यूनिट वाइज वेटेज जेईई मेन के फिज़िक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैकेनिक्स का वेटेज जो देखते हैं वो 35% के आसपास मैकेनिक्स का वेटेज होता है, यानी एग्जैक्ट वेटेज की बात करते हैं तो 35.67 के आसपास हमारा मैकेनिक्स होता है। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट आता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक का। थर्मोडायनेमिक का जो वेटेज होता है वो होता है लगभग 9.67 के आसपास। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करते हैं तो उसका आता है 17%, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई 20% के आसपास, और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स आता है 17% के आसपास। इस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है हमारे जेईई मेन के एग्ज़ाम्स का। इसी के हिसाब से जेईई मेंस में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी वेटेज के आसपास आते हैं। कभी कभी ये 35 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो यूनिट वाइज अगर हम जेईई मेन की बात करें तो इस वेटेज को वो फॉलो करता है। इसमें मैंने पूरे सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया है और पूरा का पूरा फिजिक्स सिलेबस 4 यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया है। और वो 4 यूनिट आपको सामने दिख रहा है: मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट अगर हम इसी डिस्कशन को चैप्टर वाइज अगर करें कि चैप्टर वाइज कितना वेटेज होता है, तो देखिए चैप्टर वाइज हमें वेटेज दिखेगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मैकेनिक्स। इसका चैप्टर वाइज वेटेज कितना होता है वो हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर वाइज वेटेज में अगर हम लोग देखते हैं तो पहला चैप्टर जो मैकेनिक्स में इंक्लूड होता है वो होता है यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ओसिलेशन एंड वेव। इन पूरे पार्ट्स को मिला के मैकेनिक्स में हमने इसको कंसीडर किया, यानी मैकेनिक्स को हमने बोला है ये सारा का सारा जो टॉपिक आ रहा है वो सबको हमने मैकेनिक्स में लिया है। इस पूरे टॉपिक को, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। वैसे बाकी किसी और बुक्स में हम लोग देखते हैं तो इसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। बहुत सारे राइटर जो होता है मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 करके 11th के पूरे फिजिक्स को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ना करके एक ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स में पूरा पार्ट, इसमें अगर वेटेज देखते हैं तो पहला हमारे पास आता है यूनिट एंड डायमेंशन। अगर इसकी बात करते हैं तो लगभग 5.3% के आसपास इसका वेटेज हमें दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा आता है हमारे पास काइनामेटिक्स, तो काइनामेटिक्स आ जाता है 1.67%, लॉज ऑफ मोशन 2.67%, देन वर्क एनर्जी एंड पावर 3.67%, रोटेशंस 6.33%, ग्रेविटी 3.33%। नेक्स्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड,
तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड 2.67%, oscillation 3.6% एंड वेव 5.00%। इन सब को मिला के मैकेनिक्स का वेटेज होता है। ये सारे चैप्टर्स इस तरह से जे मेंस के पेपर में लगभग इसी तरह से दिए जाते हैं। जनरली क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसके एनालिसिस में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। ये वेटेज समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये जानना होता है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हमें कितना टाइम देना होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ कि वो उस पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। जिसका रिक्वायरमेंट ही उतना नहीं है उस पोर्शन पे उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया। अब ज़्यादा टाइम दे दिया और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको छोड़ के चले आए। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्क्स जो आता है हमारा, वो मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आ पाता है एग्ज़ाम से। मार्क्स इंक्रीमेंट जो जितना होना चाहिए, मार्क्स में इंक्रीमेंट जितना मार्क्स आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ही ये एनालिसिस दी जाती है। तो मैकेनिक्स चैप्टर वाइज हमने वेटेज देख लिया कि किस चैप्टर्स का वेटेज कितना होता है। मैकेनिक्स जो है जिसको हमने फर्स्ट यूनिट माना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बाद की, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हीट एंड थर्मोडाइनमिक। हीट एंड थर्मोडाइनमिक का वेटेज कितना होता है देखिए। हीट एंड थर्मोडाइनमिक की वेटेज की बात करेंगे हम लोग, तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक में टोटली 3 पार्ट होता है। फर्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज, दूसरा थर्मोडाइनमिक, तीसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन तीनों को मिला के बनता है हीट एंड थर्मोडाइनमिक का पार्ट। तो अब इन तीनों का वेटेज देख लीजिए। पहला जो पार्ट है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत कम वेटेज रखता है, 0.67% के आसपास। थर्मोडाइनमिक जो होता है 6.33%, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2.67%। इसकी तरफ से इस तरह से हीट एंड थर्मोडाइनमिक का वेटेज होता है हमारे एग्जाम में चैप्टर वाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म का हम वेटेज देखते हैं अगर चैप्टर वाइज। तो इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं सबसे पहले ये देख लिया जाए। तो हमारे पास यहाँ दिख जाएगा चैप्टर्स कितने हैं। देखिए इसमें जो चैप्टर्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें मैंने इन सारे चैप्टर्स को रख लिया है, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी रख लिया है। अगर आप एनसीईआरटीज़ की बुक को देखोगे तो जनरली ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा वो लास्ट में दिया जाता है, लेकिन मैंने इसमें इन सबको इंक्लूड कर लिया है। इन पांचों चैप्टर्स को मिलने से जो हमारा यूनिट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म वाला यूनिट। अब वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसका वेटेज ज़्यादा होता है किसका कम होता है। देखिए वेटेज हमें कितना कितना मिल रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वेटेज है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो वेटेज है हमारे पास यहाँ पे वो है लगभग 3.67% के आसपास। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का जो वेटेज है वो है 3.33%। 6.3% के आसपास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड रेस्ट जो है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। तो इस हिसाब से हम लोग इस चारों को मिला के हमने देखा कि इस चारों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म बनता है और इसका वेटेज क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई, इसमें भी 4 चैप्टर्स हम लोग रखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, सेमीकंडक्टर। इन चारों को मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई। ये एक यूनिट होता है। अब वेटेज देख लिया जाए, वेटेज क्या होता है एग्जाम का में इसका। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना वेटेज रखता है 4.67,
3% का वेटेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, 1.67 का वेटेज होता है अल्टरनेटिंग करंट का, और सेमीकंडक्टर जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो होता है 10.67%। इसमें सेमीकंडक्टर के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर को भी रखा है, ये जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे एनालिसिस में आप देखिएगा इसको मॉडर्न फिजिक्स में रखा जाएगा, लेकिन हमने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई वाले पार्ट में रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो इस स्लाइड में हमें दिख रहा है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। तो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स किसको किसको इंक्लूड किया है भाई? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। इन 4 चैप्टर से मिलके बना है हमारा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें ऑप्टिक्स का ही 2 पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और एटम एंड न्यूक्लियाई, ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स में है। अब वेटेज देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है अपना 5.6 का, वेव ऑप्टिक्स 4.67 सेकंड नंबर पे वेटेज है, और ड्यूअल नेचर एंड एटम और न्यूक्लियाई का वेटेज, ड्यूअल नेचर का वेटेज है 4.33, एटम एंड न्यूक्लियाई का वेटेज है 2.33। इस तरह से इन चारों यूनिट का वेटेज होता है। पूरे फिजिक्स को हमने 4 यूनिट में डिवाइड किया था, आपने देखा हमारे फर्स्ट स्लाइड में कि पूरे फिजिक्स को हमने इन 4 यूनिट में डिवाइड किया है, और वो 4 यूनिट हमारे पास ये था: मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमआई, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। और चारों में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको भी हमने देख लिया, और उन चारों चैप्टर्स का वेटेज कितना होता है वो भी हमने देख लिया कि किस चैप्टर्स का वेटेज एग्जाम में कितना होता है, इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हाँ ये रहा हमारे पास। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला जो चैप्टर हम लोग ले रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का। अब ये जो चैप्टर है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन का, एंड एरर इन एक्सपेरिमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर, जनरली इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी से हमें 1 क्वेश्चन मिलता है। काइनामेटिक से हमें 2 क्वेश्चंस मिलता है। कभी कभी ये 2 क्वेश्चन जो होता है काइनामेटिक्स, कभी कभी ये वर्क एनर्जी पावर से भी 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, कभी कभी काइनामेटिक्स से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये एक एवरेज हम लोग बता रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं किस चैप्टर से। नेक्स्ट अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें और फ्रिक्शन की, इससे भी 1 क्वेश्चन रहता है। एसएचएम ऑसिलेशन का 1 क्वेश्चन रहता है जेईई मेन में जनरली। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैकेनिकल वेव एंड साउंड से भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हमें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इससे भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट, इससे हमें, एंड कम्युनिकेशंस को भी इसी में रखा हुआ है मैंने, तो इससे हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमें 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म से हमें 2 क्वेश्चंस, मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चंस, और वेव ऑप्टिक्स से भी हमें 3 क्वेश्चंस देखने को
मिलेंगे। ये रहा हमारा एनालिसिस। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलते हैं, इससे आपको 3 क्वेश्चंस इससे भी देखने को मिलेंगे। ये रहा पूरी की पूरी हमारी एनालिसिस के नंबर ऑफ